1 साल में इसकी तैयारी हो सकती है। तो और पेरेंट्स होने के नाते हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को वो फैसिलिटी देनी होगी। हम लोगों के साथ हैं गोड्डा की एक बेटी जिन्होंने कि गोड्डा का मान बढ़ाया है। तो हमारे साथ हैं अनुप्रिया। आप पहले तो सबसे पहले आपको जिला टॉप टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमने आपके बारे में जाना और कुछ हम जानना चाहते हैं जो हमारे गोड्डा के और भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। और थोड़ा सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अन्ना अनुप्रिया है और मैंने यहाँ गोड्डा से ही सेंट थॉमस स्कूल से अपनी पहली पढ़ाई करी। तो आपके बारे में जैसा आज हमने पढ़ा, तो कैसे आया दिमाग में कि हमको क्लैट ही करना है? और एक्चुअली क्लास 12th के बाद जब हम लोगों ने डिसाइड किया था तो पापा के साथ, पापा मेरे एडवोकेट हैं तो हमेशा पापा के साथ लॉ की पढ़ाई में इन्वॉल्व थे, लेकिन श्योर नहीं था कि इस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। तो उस टाइम पे क्लैट का अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तैयारी नहीं करी, बट कॉलेज में पढ़ने पे पता चला कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयारी करने पे काफ़ी ज़्यादा करियर ऑप्शंस और खुल जाते हैं। तो कॉलेज के फाइनल ईयर में डिसाइड किया कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस के लिए। तो क्या पूरी प्रिपरेशन आपने गोड्डा में ही रह कर के की? नहीं, मेरा कॉलेज देहरादून में था, तो देहरादून में कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ ही पढ़ाई करी। तो जो और स्टूडेंट हैं आने वाले ईयर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो कुछ जानना चाहते हैं जैसे कि एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है और कैसे इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह होता है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? एग्ज़ाम का पैटर्न अभी रिसेंटली काफ़ी चेंज हुआ है, बट जनवरी के टाइम पे फॉर्म आ जाते हैं इसके, उस टाइम पे फॉर्म भर सकते हैं। 1 महीने 2 महीने का समय रहता है और पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो वो सारे को देख कर के एक अच्छा खासा आइडिया लगाया जा सकता है कि इस साल का क्या पैटर्न होगा। करंट अफेयर्स, लीगल अफेयर्स से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहना ज़रूरी है कंपेयर टू पहले के पेपर से। ये पैटर्न में चेंज आया है और अदर देन दैट 5 साल की लॉ की पढ़ाई, इसमें जैसी पढ़ाई करी है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। हमारे स्टूडेंट को जैसे कि यहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी होते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये एक प्रॉब्लम है क्लैट एग्ज़ाम के साथ कि वो हिंदी में नहीं होता है, वो इंग्लिश मीडियम की ही पढ़ाई है। जितने भी कॉलेजेस हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के हैं और एग्ज़ाम भी इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ कंडक्ट किया जाता है। बट अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी जो इंग्लिश में जानकार हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर वो क्वेश्चन पेपर पढ़ के तैयार करें। अगर मतलब वो हिंदी मीडियम के हैं बट इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ने और लिखने में अगर उनको जानकारी है तो भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, अगर लॉ की अंडरस्टैंडिंग है पूरी। आप अपना रूटीन कुछ बताएं हमारे स्टूडेंट को। जैसे कि होता है रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है, तो आपने क्या रूटीन ऐसा फॉलो किया? जैसे कि आज ये रिज़ल्ट मिला है हमें इंडिया लेवल पर जो है इनका 27th रैंक है ना। तो 27th रैंक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए इन्होंने क्या ऐसा रूटीन फॉलो किया जो आज इनका 27th रैंक आया? ये एक्चुअली मास्टर्स पढ़ाई का एग्ज़ाम है, जो पीजी का, जो जिसमें मेरा 27th रैंक आया है। तो इसमें ये एक तो 5 साल की कंसिस्टेंट पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना नहीं हो सकता है ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई। और उसके अलावा आखिरी के 6 महीने से 1 साल की जो प्रिपरेशन है, जिसमें करंट अफ़ेयर्स, करंट जितने नए केसेस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जो जिससे पूरे लॉ का कोर्स चेंज हो गया है, वो पढ़ना ज़रूरी है। तो वो सुबह में 1 बार और शाम में 1 बार पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर केसेस आते रहते हैं। तो एक पिछले दिन की रिपोर्टिंग सुबह होती है और पूरे दिन की रिपोर्टिंग शाम में होती है। वो और उसके अलावा 5 साल की पढ़ाई, बस इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके 5 साल में पढ़ाई आपने मेहनत से करी है और सिंसियरली करी है तो। तो आप जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अभी आपने बताया, अभी इसमें एक एज लिमिट भी था। तो मैं अभी तो मैं इंग्लिश आप मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हो? नहीं, आपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए जैसे बताया, तो हमने जैसे सुना है कि इसमें एज लिमिट था, लेकिन अभी एज लिमिट नहीं है। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए तो एज लिमिट होती है। वो लॉ लॉ के लिए ओवरऑल मतलब सेंट्रली ही बनाया हुआ लॉ है कि लॉ के स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कौन से कितने साल तक के लोग अपीयर हो सकते हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, किस तरह से वो प्रिपरेशन करें? उनके लिए कुछ बुक्स वगैरह प्रेफ़र हैं जो आपने यूज़ की? हाँ, ये 1 साल में इसकी तैयारी हो सकती है, तो अभी अगर लोग तैयारी शुरू करें तो अगले साल गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा लोगों का। और इसमें लाइव लॉ और बार एंड बेंच जैसे ऑनलाइन सोर्सेज़ अब आ गए हैं, क्योंकि बुक में सारी रीसेंट चीज़ें
तुरंत नहीं आ सकती है, क्योंकि हर महीने कोई बुक नहीं खरीदता है। तो लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, हर कोई अफोर्ड कर सके ऐसा। पूरे साल का 1000 का या 6 महीने का ऐसे 500 का सब्सक्रिप्शन आता है। तो उसमें अगर लोग, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लीगल न्यूज़ आती है, तो जिसमें भी लोग कंफर्टेबल हों, अगर वो फ़ोन में इंस्टॉल करके रखे कोई भी लॉ स्टूडेंट, तो पूरे दिन अपडेट आती रहती है, तो उसके ऊपर एक बार नज़र मारने से ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहेंगे लोग। तो उससे ये एग्ज़ाम में बहुत, इस एग्ज़ाम में और इसके अलावा बाकी जो लॉ के एग्ज़ाम होते हैं, जुडिशरी और बाकी सारे भी, उन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसे जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी अपीयर नहीं हुए हैं एक भी बार, वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न बहुत नया होता है, वो जानना चाहेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एग्ज़ाम पैटर्न है, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसके अलावा उसमें पढ़ने के लिए पैराग्राफ्स भी दिए होते हैं। जैसे कि वो पैराग्राफ पढ़ के उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना होता है। तो 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसी बीच में वो 20 पैराग्राफ पढ़ना और फिर उतने ही क्वेश्चन का उतने ही टाइम में जवाब देना, थोड़ा वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अगर प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स पहले से, तो काफ़ी सही रहेगा उनके लिए, वरना टाइम की कमी हो सकती है। तो ये टाइम फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ। अच्छा, तो हमें ये बताइए, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्या बचपन में आपने ठान लिया था कि मुझे वकील बनना है? बचपन से तो 100% डिसाइडेड नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा से था इस फील्ड में। लेकिन जब 12th के बाद पहली बार जब मैंने सोचा कि इस फील्ड के थ्रू जा सकते हैं, मेरे पापा जैसे कि आपको पता है लॉयर हैं, और ऐसा इन्फ्लुएंस था लॉ का हमेशा से बचपन में। तो ये एक बात 12th के बाद सोच करके फाइनली तब डिसाइड किया था, 100 मतलब श्योरली बाद में डिसाइड किया था 12th क्लास के बाद। आप अपने कॉलेज के बारे में, उन 5 साल में रेगुलरिटी मेंटेन की, कंसिस्टेंसी, कुछ कॉलेज के बारे में आप बताना चाहेंगी? हाँ, मेरा कॉलेज का नाम लॉ कॉलेज देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है। वो लॉ मतलब नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आता है। इट इज़ अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और वो कॉलेज के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देते हैं। जैसे कि जनरली कॉलेजेस में ऐसा होता है कि प्रोफेसर्स लेक्चर दे के चले जाते हैं, बट वो स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होके, एज़ वेल एज़ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी मैं मूड कोर्ट सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी अपने कॉलेज के, और काफ़ी सारे साल में मेरा फर्स्ट रैंक आया था पूरी यूनिवर्सिटी में, अपने लॉ कॉलेज में। तो वहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस जो खुद में आता है, वहाँ के एक्टिविटीज़ से ही है। और वहाँ के टीचर्स और डीन एज़ वेल एज़ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो हमारी थी, वो लोग काफ़ी सपोर्टिव थे। तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसका। तो जैसे कि हमने सुना है बहुत सारे एनएलयूज़ हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, तो आपका जो प्रेफ़रेबल कॉलेज है, वो कौन-सा रहेगा? वैसे तो नंबर 1 पे बैंगलोर का कॉलेज है एक, तो वो, या फिर हैदराबाद का कॉलेज है, ये दोनों टॉप के कॉलेजेस हैं। तो एक दोनों में ही अच्छे कोर्सेज़ हैं। अभी एक्चुअली मास्टर्स में स्पेशलाइज़ेशन चूज़ करना होता है, तो जो स्पेशलाइज़ेशन मतलब मेरे फ्यूचर करियर को ज़्यादा सूट करेगा, आई एम थिंकिंग इन दोनों कॉलेजेस में जो स्पेशलाइज़ेशन ज़्यादा बेटर ऑफ़र करे, उसमें जाने का स्कोप है। ज़्यादातर चांसेस है बैंगलोर का ही चूज़ करना, क्योंकि वहाँ पे हैं वैसे कोर्सेज़, बट वहाँ पे 2 ही कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो अभी ऑप्शंस खुले हैं, अभी काउंसलिंग प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहेंगी या क्राइम इधर सेक्टर में? कॉर्पोरेट सेक्टर में तो एज़ सच कोई एम्बिशन नहीं है, बट इंडिपेंडेंट लिटिगेशन, या फिर पब्लिक सेक्टर जॉब, नॉट कॉर्पोरेट सेक्टर। अभी हमने बात किया अनुप्रिया से, जिन्होंने कि पूरे भारत में एआईआर जो है 27 रैंक हासिल किया है क्लैट के एग्ज़ाम में, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। और अब हमारे साथ हैं उनके पिताजी, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी शुक्रिया। बेटी ने हमारे शहर का पूरा नाम रोशन किया। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद। ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे बच्चे ने हमें दिया, और ये अपने आप में मुझे सिर्फ सोचने के लिए और सिर्फ खुशी, आंतरिक खुशी प्रदान की है मेरे बच्चे ने। तो सर, आप जैसे कि बचपन से ही आपने ये सोचा था कि हम अपने बच्चों को जो है लॉयर इस फील्ड में लाएंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था ऐसा। मैंने छोड़ दिया था मैं अपने बच्चों पर कि जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाए। तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट लिटरेचर में बहुत ज़्यादा है। वो स्कूल के लेवल में जब भी वो इंग्लिश का एग्ज़ाम देती थी 10th लेवल 99% 90, जब चिन्मया विद्यालय में पढ़ी तो उसका भी कॉपी वहाँ स्पेशल मार्क करके साथ बोर्ड में टांगा जाता था कि ऐसे स्टूडेंट भी हैं हमारे जिस पर हम कलम नहीं चला सकते हैं, इंग्लिश का कॉपी। जब चिन्मया जैसे विद्यालय जो इंडिया लेवल का 1 to 5 रैंक स्कूल है, जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे लिटरेचर क्षेत्र में अच्छा जा रहे हैं,
तो मैं उसको इंस्टिगेट किया कि जो है लॉ एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें कि फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड तुमको पढ़ने का मौका मिलेगा, थोड़ा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, जिसको मोटिवेशन में यूज किया और वो अच्छा किया। हमारे गोड्डा जैसे छोटे क्षेत्र से आपकी जो बेटी हैं उन्होंने इतना बड़ा नाम किया है, तो यहाँ के जो माता-पिता हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? और आपका जैसे कि इस क्षेत्र में बहुत गहरा अनुभव रहा है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ के माता-पिता को आप कैसे मार्गदर्शन देना चाहेंगे? कैसे वो गाइड करें और आपने कैसे अपनी बच्ची को जो है गाइड किया, जो आज ये आपका यहाँ से जो है हमारे छोटे क्षेत्र से इतना बड़ा रैंक हासिल हुआ है? गाइड करने का तो एक सिंपल सा फार्मूला मैं मानता हूँ मेरे लिए, हो सकता है दूसरे के लिए कुछ अलग हो। मैं अपने बच्चे को देखा कि मेरे बच्चे पढ़ाई में स्वतः इंटरेस्टेड है और इंटरेस्ट होने के साथ उसकी सारी फैसिलिटी, पढ़ाई की सारी फैसिलिटी मैं अपने पेरेंट होने के नाते उसको देता रहा और पेरेंट्स होने के नाते हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को वो फैसिलिटी देनी होगी, छोटे शहर हो या बाहर से बड़े शहर हो। अगर लाइब्रेरी की सुविधा है या ई लाइब्रेरी की सुविधा है या मैगजीन की सुविधा है या ऐसे माहौल की ज़रूरी है जहाँ पर कि उस नए नए वातावरण में जाने के लायक अपने बच्चे को ढाल सके, इस तरह का माहौल देना चाहिए अपने बच्चों को और बहुत बच्चे दे रहे हैं। जिस जिस कॉलेज से हमारी बेटी पास की है, हमारे गोड्डा जिला में उस कॉलेज, मेरी बेटी के जाने के बाद कम से कम 15 बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और गोड्डा में और भी बच्चे ऐसे हैं जो NLU रांची में पढ़ रहे हैं, जो मेरे अंदर में इंटर्नशिप कर रहे हैं। सौरभ कुमार हैं, जो दीपक कुमार जहाँ सिविल कोर्ट के पेशकार हैं, वो भी अपने NLU रांची का सेकंड टॉपर रहा है। तो इस तरह के बच्चे को बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है और बहुत अच्छे बच्चे यहाँ निकल रहे हैं अभी। छोटा जगह है लेकिन यहाँ बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत मोटिवेटेड, बहुत डिवोटेड बच्चे यहाँ मौजूद हैं गोड्डा जिला में। तो सर जैसा कि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, तो इस क्षेत्र के बारे में आप क्या चुनौतियाँ हैं? इस क्षेत्र में चुनौती तो है ही, क्योंकि ये ओपन प्रोफेशन है और आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएशन ऑफ लॉ कोई भी आता है, इसमें प्रैक्टिस में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में आने के बाद अपना एक मकाम बनाने के लिए उसके लिए काम की आवश्यकता होती है और अगर जब तक आप अपने स्किल से, अपने एडुकेशन से, अपने अपीयरेंस से कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं तो लोगों का आकर्षण आपके पास नहीं होता है। जैसे आप डॉक्टर के प्रोफेशन में देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिसका नाम आ जाता है और वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके कारण उनके प्रति आकर्षण होता है। तो इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, जब तक कि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ परफॉर्मेंस नहीं होगा तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। लॉयर तो बहुत हैं, 600 वकील हमारे यहाँ काम करते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि बहुत कुछ ही लोग कि नाम आप लोगों को जानो, क्यों जानकारी, कि वो डिवोटेड हैं अपने प्रोफेशन के प्रति, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के प्रति, अपने हर एक केस के प्रति, तो वो अपना स्किल वहाँ डेवलप करना चाहते हैं। तो ऐसे जनरल प्रैक्टिस करना और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो दोनों चीज़ है। हमारे साथ हैं अन्ना अनुप्रिया की माताजी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई जिला टॉप की टीम की तरफ से बेटी की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपको थैंक यू के लिए और बहुत खुशी हुआ। एक और सवाल होगा एक बेटी की माँ होने के नाते कि हम लोग बेटियों को जैसे कि एक नहीं सोचते हैं कि बेटियां ये रैंक लाएंगी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी आप हमारे ऐसे माता पिता को जो कि बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? अब तो ज़माना बहुत बदल गया है, अब तो बहुत लड़की लोग बहुत आदेश में आगे नाम कर रही है। अब कुछ एका दुक्का होगा जो मतलब कि गांव में बहुत जो ऐसा सोचते होंगे, आज जो ऐसा सोचते हैं उनको सोचना चाहिए कि बेटी को पढ़ाए, देश में नाम ऊंचा करे, अपना भी उन्नति और देश का भी उन्नति होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पे? अ, ये तो ये तो बात है कि इसमें लड़कियों का कुछ नहीं है, अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो जहाँ पे भी सपोर्ट मिलता है वहाँ पे लोग करके आगे बढ़ते ही हैं। ओलंपिक में भी अभी दूसरा मेडल आने वाला है, दोनों ही लड़कियों के थ्रू ही आने वाला है और बहुत सारा कुछ है इंडिया में, सिर्फ लॉ के फील्ड में ही, स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं, हर फील्ड में लड़कियां ही ज़्यादा जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उनको तो वो आगे बढ़ के आती हैं। वो अलग बात है कि उनको स्टार्टिंग में ही अपॉर्चुनिटी कम दी जाती है स्टार्टिंग से, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पेरेंट्स के ऊपर है कि वो सपोर्ट करें ताकि लोग आगे बढ़ें।
ये थे हमारे साथ अना अनुप्रिया और उनके माता पिता जिनसे हमने बात की। उन्होंने क्लैट में जो है ऑल इंडिया रैंक 27 हासिल किया है और फीमेल कैटेगरी में उन्होंने 14वां स्थान हासिल किया और झारखंड में जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। एक बार फिर से आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सर।